हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स को, है ना। उसमें हमने दो तरह के डिज़ाइन मेथड्स के बारे में पढ़ा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैनेडी थ्योरी एंड लेसीज थ्योरी, ठीक है। और इनके काफ़ी सारे फार्मूलेज भी थे आपके, और आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आज एक जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, सो कवर अप कर लेते हैं। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। तो होती क्या है लाइनिंग? अभी तक हमने देखा था कि कैनाल के अंदर जो है सीपेज के लॉसेस होते हैं। सीपेज होने के कारण जो आपके जो कैनाल का बेस है उससे पानी रिस के ज़मीन के अंदर चला जाता है। यूँ कह सकते हैं वाटर का लॉस होता है। हमने कन्वेंस लॉस और इन आदि तरह के लॉसेस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे लॉसेस बेसिकली सीपेज के कारण मैक्सिमम होते हैं। हमने पढ़े थे दो प्रकार के लॉस, इवेपोरेशन के कारण और सीपेज के लॉसेस। तो सीपेज के लॉसेस मैक्सिमम थे, है ना, लगभग 20 से 22% के बीच में वेरी कर रहे थे। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए कैनाल की लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग में होता क्या है, जो भी आपकी कैनाल है या कैनाल का चैनल है उसकी सरफेस को पक्का कर देते हैं। पक्का यानी ईंट लगा के, कंक्रीट लगा के, बोल्डर यानी छोटे छोटे पत्थर लगा के, सीमेंट लगा के, कंक्रीट लगा के उसको पक्का कर देते हैं ताकि पानी का रिसाव कम हो। अब इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इसी के ऊपर आज का हमारा जो लेक्चर है बेस्ड है। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के साथ। तो देखिए, डिज़ाइन ऑफ लाइन कैनाल्स। बाय लाइनिंग द कैनाल वी मीन दैट द अर्थन स्पेस ऑफ द चैनल इज लाइन विद द स्टेबल सरफेस। यानी लाइनिंग करने पे हम जो भी आपका चैनल है या कैनाल है उसकी सरफेस को या उसके बेड को या उसके किनारों को स्टेबल करते हैं ताकि उसमें लॉसेस कम से कम हो। इसको हम कंक्रीट लगा के, सीमेंट लगा के, टाइल लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन सा लाइनिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका सीपेज कितना रुक सकता है। लेकिन इन जनरल बात करें, जो पहले के सीपेज लॉसेस होते थे उससे 2 से 5% जो है लॉसेस अब कम होते हैं लाइनिंग करने के बाद। यानी अगर आपके 21-22% पहले सीपेज लॉसेस हो रहे थे, तब 16-17% पे आके वो रुक जाएंगे। तो ये हमारे कैनाल के फ़ायदे हैं। और क्या फ़ायदे हैं कुछ इसी में बात कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ लाइनिंग। इनमें से कौन सा लाइनिंग का एडवांटेज नहीं है, तो आपको पहचानना है। सबसे पहले सीपेज कंट्रोल। सीपेज कंट्रोल होता है, बिल्कुल लाइनिंग करने से पानी का रिसाव कम होता है क्योंकि परमिएबिलिटी लो कर देते हैं जितने भी मटेरियल होते हैं, तो आपका सीपेज कम हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, वाटर लॉगिंग आगे आएगा। वाटर लॉगिंग में होता क्या है कि पानी रिस के किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर आ जाती है, सरफेस तक आ जाती है। सरफेस तक आने के कारण जो वॉइड्स होते हैं सॉइल के, जो कि एयर सर्कुलेशन करते हैं प्लांट्स के लिए, उसको चोक कर देते हैं और पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो ये इस पे पूरा हमारा एक टॉपिक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लाइनिंग करने से डेफिनेटली वाटर लॉगिंग कम होती है या वाटर लॉगिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेज इन चैनल कैपेसिटी बाय परमिटिंग ग्रेटर वेलोसिटी। देखिए, अगर आपकी अनलाइन कैनाल है, सीधी मिट्टी के ऊपर कैनाल को हाई वेलोसिटी से बाहर है, तो उसमें स्कोरिंग यानी जो कटाव की स्थिति है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपने कैनाल को पक्का कर दिया तो उसमें स्कोरिंग होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि चैनल की जो कैपेसिटी है, पहले अगर उसका डिस्चार्ज मान लीजिए 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड था, अब 120 तक भी आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है। आपके जब सिल्टिंग और स्कोरिंग की प्रॉब्लम आएगी नहीं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ फ्लड डेंजर। बाढ़ की स्थिति में कटाव ज़्यादा होता है और जल भराव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कैनाल पक्की है तो उस कंडीशन के अंदर बाढ़ आने की संभावना कम से कम हो जाती है, और या कह सकते हैं एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है ना। इंक्रीजेज इन कमांड एरिया।
हाँ, ज़्यादा एरिया को आप इरिगेट कर सकते हो क्योंकि सीपेज लॉस कम होंगे, ज़्यादा दूरी तक पानी को भेजा जा सकेगा और सीधे शब्दों में कहें तो कमांड एरिया बढ़ जाएगा। अब कैनाल की लाइनिंग के कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज भी है, लेकिन वो एडवांटेजेस के आगे फीके पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करना ज़रूरी है। इसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, महंगा काम है। कैनाल की छोटी लेंथ की तो होती नहीं है। IGNP की बात कर लो तो वो लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है। इतनी लंबी लेंथ की लाइनिंग करना काफ़ी खर्चे वाला काम है, तो इसके लिए काफ़ी बजट चाहिए हैवी, या यूँ कह सकते हैं कि शुरुआती जो खर्चा आता है इसमें बहुत ज़्यादा आता है। ग्रेटर कंस्ट्रक्शन पीरियड, कैनाल को तैयार होने में कंस्ट्रक्शन पीरियड ज़्यादा लगता है क्योंकि ये जितने भी लाइनिंग मटेरियल है एक तरीके से फिनिशिंग मटेरियल है, और फिनिशिंग के अंदर टाइमिंग लगता ही लगता है। आप लोग घर में भी अगर पेंट करवाते हैं, टाइलें लगवाते हैं, तो वो बाकी की तुलना में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइन कैनाल देखिए, अब सीपेज कम होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, बाकी सारे एडवांटेजेस हाई हो जाएंगे, तो शुरुआती कीमत काफ़ी हद तक कवर अप हो जाती है आगे जाके। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात करें, आपकी कैनाल की लाइनिंग फ़ायदे का ही सौदा है। ठीक है, लाइन कैनाल में आप हायर वेलोसिटी को परमिट कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो नीचे की सरफेस है वो कठोर होती है, हार्ड होती है। अगर आप कैनाल में लाइनिंग करना चाहते हैं, कैनाल चैनल की लाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 प्रकार के कैनाल सेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, और उनमें से नंबर 1 आता है आपका ट्रायंगुलर सेक्शन, त्रिभुजाकार सेक्शन, जिसके बॉटम या नीचे वाला बेस गोलाकार होता है, सर्कल की आकृति में होता है, सर्कल की आर्क की आकृति में होता है ना। तो ट्रायंगुलर सेक्शन कब परमिट होता है? जब आपका डिस्चार्ज 100 से 150 क्यूमेक या मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इससे कई बार पूछा गया है कि ट्रायंगुलर सेक्शन कब बेनिफिशियल है? जब आपका डिस्चार्ज 100 से 150 मीटर क्यूब पर सेकंड या उससे कम रहता है, उस कंडीशन के अंदर आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है जो फायदे का रहता है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हमें डिस्चार्ज बढ़ाना है या डिस्चार्ज को बढ़ाना है तो हमें, और कोस्ट को मिनिमम रखना है, तो हमें सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है बेस में उसको कम से कम रखना है। और ऐसा तब भी संभव है जब आप बेस में सर्कुलर आर्क बना दें। देखिए, जितने भी तीखे किनारे होंगे वहाँ पर हमेशा से जो कचरा बह के आ रहा है, सिल्ट आ रही है या कैविटीज़ हो रही है, उनका जमाव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर गोल किनारे हैं तो उसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी और हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ जाएगी, तो आपका बहाव भी तेज रहेगा वहाँ पे। तो देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगुलर सेक्शन दे रखा है। अब इस ट्रायंगुलर सेक्शन को गौर से देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक ट्रायंगल है, इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर आपके 2 त्रिभुज हैं, 1 और 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये 2 ट्रायंगल हो गए, इनके ऑर्डिनेट्स y हो गए जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और थीटा एंगल पर फ्री सरफेस लाइन से आपकी जो है वो सप्लाई लाइन के इंक्लाइंड कर रहा है थीटा एंगल। ठीक है, ये दोनों आपके ट्रायंगल हो गए। और ये जो इसकी डायमेंशन है ये y cot थीटा आएगी। कैसे आएगी? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट करेंगे ट्रायंगल में तो आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तीसरा और चौथा नंबर जो आपका ये है, ये सर्कुलर आर्क है ना। तो मेरे को एक्चुअल में 1 2 3 4 ये चारों मिलके ही एक ट्रायंगुलर सेक्शन का निर्माण कर रहे हैं, है ना। ऊपर देखिए एक फ्री बोर्ड दिख रहा है आपको। फ्री बोर्ड क्या होता है आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए। y क्या है? इनकी वर्टिकल डेप्थ है और इसकी इंक्लाइन डेप्थ y cot थीटा है। अब मुझे निकालना है टोटल एरिया इस चैनल का, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल है और 2 सर्कुलर आर्क है, तो इसलिए आगे मैंने दोनों के 2 लगा दिया। आपके सामने है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधा इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है ना, ट्रायंगल का आ गया। उसी तरह से आपका जो सर्कुलर आर्क है उसका फॉर्मूला होता है पाई y² अपॉन में 2 पाई।
इंटू थीटा, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका जो ये एक जनरल फार्मूला उभर के आता है वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, वो किसके लिए वैलिड है? सर ट्राइंगुलर सेक्शन विद सर्कुलर बॉटम या सर्कुलर आर्क बॉटम, उसके लिए ये वैलिड है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो कोई बात नहीं है, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है वाई कॉट थीटा, क्योंकि दो ट्राइंगल है इसलिए वाई 2y कॉट थीटा हो गया। इसी प्रकार से हमने आर का भी कैलकुलेट कर लिया, गणित के फॉर्मूले हैं, आप लोगों को ध्यान होंगे, नहीं हो तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब इनको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपका पेरीमीटर का सीधा फार्मूला आ जाएगा 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक रेडियस निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन में पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एरिया आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया है, इन दोनों का रेशो लेंगे तो हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगी। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करनी है तो सर्कुलर आर्क को इस तरीके से बनाएंगे कि जो रेडियस है सर्किल की वो ट्राइंगल की डेप्थ के बराबर हो, यानी y के बराबर हो, और तो टेंजेंट स्पर्श रेखा बनाए वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो स्लोप के साथ, सरफेस के साथ। ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हैं, हमने कुछ इसी तरह का सेक्शन बना के रखा है आपका, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है इस एरिया के अंदर, ये एक तरीके से समझ लीजिए स्पर्श रेखा ये पूरी, ठीक है ना। तो ये इसकी एफिशिएंसी है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछ नहीं सकते लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विद राउंडेड बॉटम कॉर्नर्स, चतुर्भुजाकार सेक्शन जिसके निचला हिस्सा आपका राउंडेड है, गोलाकार है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की लाइन कैनाल बनाने के लिए सबसे तरीका ये है कि इसके जो साइड स्लोप है वो 1 पॉइंट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशो ले तो वो 1/2 के आसपास रहता है। और अगर इसका जो स्लोप है, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल बनाना है तो इसका जो स्लोप है, ये देखिए नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, स्लोप दिख रहा है थीटा, ये जो थीटा है आपका 33.69 डिग्री होना चाहिए, और रेडियंस में निकाले तो 0.588 इनकी वैल्यू रहने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये चैनल कब सूटेबल है, और ज़्यादातर आपका कैनाल का सेक्शन इसी शेप का होता है। तो इस तरह का सेक्शन जब अडॉप्टेड है जब आपका जो डिस्चार्ज है क्यू वो ग्रेटर देन है 150 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा, यानी आपका ट्रायंगुलर सेक्शन तो 150 तक था, 150 से ऊपर जितनी भी कैपेसिटी है उसके लिए आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपका सफिशिएंट है। आपके सामने दिख रहा है, अब इस चैनल को गौर से देखें तो इसमें क्या क्या दिखता है हमें, इसमें हमें 3 फिगर दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है ट्राइंगल, फिर दिख रहा है सर्कुलर आर्क, फिर दिख रहा है एक रेक्टेंगल, यानी एक त्रिभुज, सर्कुलर आर्क और एक आयत। ये 3 डायरेक्शन आपको दिख रही है इसके अंदर, वैसे की वैसे राइट हैंड साइड में भी है। तो इन सब के एरिया को जब हम जोड़ेंगे तब जाके आपको एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का एरिया आसानी से मिलेगा, है ना। तो क्या होगा चलिए देखते हैं, मुझे कैलकुलेट करना है टोटल एरिया। तो एरिया टोटल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो विड्थ इनटू डेप्थ पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल चुके हैं, वाई स्क्वायर कॉट थीटा पिछली बार से निकाला था 1/2 करके, ठीक है ना। और इस बार सीधी पुरानी ट्रायंगल वाली से वैल्यू अडॉप्ट कर ली, आपके पास एक फार्मूला आ गया। ये आप डायरेक्टली भी याद कर ले, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। पेरीमीटर का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है याद करने, इनका रेशो लोगे तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम के अंदर कि लाइनिंग के अनुसार कितनी वेलोसिटी परमिट की जाती है किसी चैनल में फ्लो होने के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपका सीमेंट कंक्रीट चैनल है तो उसमें जो फ्लोइंग वेलोसिटी है 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड रहनी चाहिए। बर्न्ट क्ले लाइनिंग यानी एक जली हुई मिट्टी की जो आपकी लाइनिंग कर रहे हैं उसमें अंदर आपकी वेलोसिटी 1.8 मीटर पर सेकेंड करनी चाहिए। और अगर आपकी बोल्डर की लाइनिंग है, बोल्डर यानी छोटे छोटे पत्थर के, बोल्डर हमने पढ़ा था सॉइल के अंदर पत्थर होते हैं जब
कॉबल बोल्डर जिनका साइज 300 mm से ज़्यादा होता है उनकी लाइनिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ज़्यादातर ये 3 ही पूछी जाती है, एसएससी वगैरह में काफ़ी बार पूछी गई हैं, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक फ्री बोर्ड का। देखिए ऊपर आपने जितने भी चैनल देखे थे, जैसे ट्रेपेजॉइडल देखा था या ट्रायंगुलर सेक्शन दिया था, उसमें एक FB चटन मारी थी फ्री बोर्ड। एक बार फिगर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है फ्री बोर्ड, ये फ्री बोर्ड लिखा हुआ है। तो ये फ्री बोर्ड देखिए फ्री सरफेस लेवल से ऊपर का लेवल है। ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्री बोर्ड होता क्या एक्चुअली, जो मार्जिंग होती है फुल सप्लाई लेवल और टॉप ऑफ द कैनाल की, उसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है, मान लीजिए कभी आपका डिस्चार्ज एक्स्ट्रा आ जाए या बारिश हो जाए, या फिर जब पानी टर्बुलेंट फ्लो के साथ आता है कैनाल में, तो जैसा कि हम कहते हैं ना गिलास में पानी डालते हैं फुल ऊपर तक भर दें तो थोड़ा सा छलकने लग जाता है, तो ऐसा कैनाल में नहीं हो तो एडिशनल सेफ्टी के लिए मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं, है ना। इट इज़ प्रोवाइड टू एकोमोडेट एक्सेप्शनल डिस्चार्ज कंडीशन विच आर हायर एट डिजाइन डिस्चार्ज एग्जैक्ट फ्लड कंडीशन, जैसे बाढ़ की स्थिति में, है ना। और इसकी डायरेक्टली वैल्यूज़ है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है, हालांकि चांसेस कम है, फिर भी अगर याद रख लेंगे तो काफ़ी अच्छी है। 2 तरह की लाइन कैनाल्स हमने पढ़ ली, अनलाइंड और लाइंड कैनाल्स। लाइंड कैनाल आज हमने पढ़ी, अनलाइन कैनाल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो इनकी कुछ फ्री बोर्ड की डायरेक्टली वैल्यूज़ थी, आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो अनलाइन कैनाल की बात करें फ्री बोर्ड की, तो डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्चार्ज 1 से 5 मीटर के ऊपर सेकंड है तो आपका फ्री बोर्ड 0.5, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्रैकेट पूरा बंद नहीं किया गया है ना। मेरे से भी एक गलती हो गई थी इसको समझने में, ये एक्चुअल में ये मीटर है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये मीटर में चल रहा है फ्री बोर्ड। 1 से 5 मीटर के ऊपर सेकंड है तो 0.5 मीटर की देनी पड़ेगी, 5 से 10 है तो 0.6, 10 से 30 है तो 0.7, 30 से 150 है तो 0.8 मीटर की आपको फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना मैंडेटरी है एज पर द डिज़ाइन एस्पेक्ट। लाइन कैनाल की बात करें तो लाइन कैनाल टाइप ऑफ कैनाल डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। अगर आपकी मेन और ब्रांच कैनाल है, यानी जो आपकी मेन कैनाल जो आपके सोर्स से जुड़ी हुई है और उस मेन से जो जुड़ने वाली साइड कैनाल या ब्रांच कैनाल है, उसके अंदर अगर डिस्चार्ज आपका 10 मीटर के ऊपर सेकंड से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपका फ्री बोर्ड 0.75 मीटर रिकमेंड किया जाता है। अगर आपकी ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है और आपके इसमें 2 रेंज आ रही है, अगर डिस्चार्ज 5 से 10 के बीच में है तो 0.6, 1 से 5 के बीच में है तो 0.5 है जो आपके फ्री बोर्ड की वैल्यू रिकमेंड की जाती है। कैनाल की माइनर छोटी छोटी नालियाँ निकाली हुई होती है जो आपके फील्ड के अंदर डायरेक्टली इंसर्टेड होती हैं, तो अगर इनके अंदर डिस्चार्ज वैसे भी लो ही होता है और अगर इस डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट करें और ये 1 से भी कम हो तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्री बोर्ड है वो 0.3 मीटर के आसपास रखा जाता है। अगर आपका वाटर कोर्स है, वाटर कोर्स इन द सेंस पानी का कोई सोर्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल हो, जिससे पानी बह रहा हो, या छोटी खुली नालियाँ हो जो इरिगेशन का काम कर रही हो, खेतों में पानी पहुंचा रही हो पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर आपका डिस्चार्ज काफ़ी बेहद कम होता है, या यूँ कहें 0.06 मीटर के ऊपर सेकंड से कम हो। ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो फ्री बोर्ड है वो 0.1 से 0.15 मीटर के बीच में देना रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ फ्री बोर्ड की वैल्यूज़ थी लाइंड और अनलाइंड कैनाल्स की, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। तो हमें वैल्यूज़ अगर याद कर ले तो बहुत बेटर है और एटलीस्ट इनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हैं। तो हमारे देखो इरिगेशन के अंदर 2 पार्ट है, मैंने इस टॉपिक पे कभी चर्चा नहीं की, आज कर लेता हूँ एंड में। एक तो आपका इरिगेशन है, सेकंड है हाइड्रोलॉजी। तो अभी हम इरिगेशन का पोर्शन कर रहे हैं, आप मान के चलिए 2-4 लेक्चर में इरिगेशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं स्विच ऑन कर लूँगा हाइड्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है ना, जिससे
आपके पानी कितना होता है, बारिश कितनी गिनती है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोग्राफ कैसे प्लॉट होता है, क्या फार्मूला है। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या, हाइड्रोलॉजी में फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत आ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल देगा तो वो हाइड्रोलॉजी या सर्वे से ज़्यादा दिए जाएंगे या सोम से दिए जाएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर अपना एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।